that they were leaving the ground open for Russia and China. They were leaving the ground open for Russia and China. Which is itself leads to the fact that global world order is changing. Global world order is changing. समझ आ गई बात? ये तुम्हारे पास रीजंस है, कोई एविडेंस भी है जी? है, एविडेंस लिख लें। एविडेंस ऑफ चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, क्या सबूत है कि वाकई ही ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है? एविडेंस या एग्जांपल्स ऑफ चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। नंबर 1, चाइना एंड रशिया आर ओपनली चैलेंजिंग द यूएस हेजेमनी। China and Russia are openly challenging the US hegemony. जब ये यूक्रेन की वॉर स्टार्ट होने लगी थी ना, अल जजीरा के ऊपर एक ना कार्टून आया। तो कार्टून जो था ना वो एक हफ्ते तक आता रहा, और वो एक हफ्ते में होता ये था कि इधर ना इस तरफ जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन खड़े होते थे, और सामने जो है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट प्यूटिन। प्रेसिडेंट बाइडेन इधर खड़े और प्रेसिडेंट प्यूटिन सामने खड़े, और प्रेसिडेंट बाइडेन ना प्रेसिडेंट प्यूटिन को ये कह रहे हैं कि अगर तू एक कदम भी आगे आया ना तो मैं तेरे पे अटैक कर दूं। अगले दिन का एड आता है, प्यूटिन ना एक कदम आगे आया, ठीक है जनाब, और बाइडेन उधर ही खड़ा है, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं ना तेरे पे अटैक कर। अगले दिन ना वो एक कदम और आगे आया, और वो उधर ही खड़ा है कि मैं तुझे वार्न कर रहा हूं, अगर तूने एक भी कदम और बढ़ाया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो चौथे पांचवें दिन ना प्यूटिन क्रॉस कर जाता है बाइडेन, अटैक कर देता है, और वो उधर ही खड़ा है कि अगर तूने अटैक किया ना तो मैं ना ऐसी तैसी फेर दूंगा तेरी। बात समझ आती? ये एक एविडेंस है कि सरकार वो जो पावर हुआ करती है ना कभी किसी कंट्री के अंदर, के उसके एक जो है ना ऑर्डर के ऊपर आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तुम्हारा डिक्टेटर भी कहता था सारी यार विद यू। बात समझ आ रही है? 2001 में आप कॉलिन पावेल की जो है किताब निकाल कर देखें, जो यूएस का फॉरेन सेक्रेटरी होता था, फॉरेन मिनिस्टर होता था तब। उसने कहा सरकार हमने मुशर्रफ को फोन किया, उसका यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। उसने कहा सर विद यू। ठीक है, कहता जनाब वो मैं उसके साथ ओवल ऑफिस अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस को ओवल ऑफिस कहते हैं। तो कहता मैं ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट बुश के साथ बैठा हुआ था। मैंने बुश को कहा कि सरकार अफगानिस्तान की जंग जो है ना अफगानिस्तान के अंदर बैठ के लड़ी जा सकती है, इंडिया में अमेरिका में बैठ के अफगानिस्तान की जंग नहीं लड़ी जा सकती। हमें कोई ऐसा स्टेशन चाहिए जहां पर हम बैठ के अफगानिस्तान की जंग लड़े। तो कहा सरकार पाकिस्तान है जहां से हम भी कर सकते हैं। उसने कहा पाकिस्तान हमें सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब यूएसएसआर खत्म हुआ था ना तो हमने पाकिस्तान से बड़ा बुरा किया था। हम जनाब सेक्शन लगा दिए थे, हम पाकिस्तान को छोड़ के चले गए थे। पाकिस्तानी कह रहे थे भाईजान ये तालिबान जो आपने बनाई है इनका क्या करना है? हमने कहा भाईजान बाइडेन जो हमने करना था हमने कर लिया, यानी यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करना था कर लिया। बम्मा लेने बला हमारा काम था पहुंचा देना। अस्सलाम वालेकुम, हम जा रहे हैं। वो सारे के सारे पेटे पड़ गए किसके? पाकिस्तान के। तो उसने कहा पाकिस्तान अभी कभी मैं सपोर्ट नहीं करेगा। तो कॉलिन पावेल ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने बुश को कहा कि सरकार मुझे लगेगा कोशिश करनी है। तो कहा ठीक। कहता उसने मैंने कॉल किया मुशर्रफ को, कहता मुशर्रफ मान गया। कहता मैंने बुश को कहा वो मान गया। कहता वो मान गया। कहता मान गया। कहता जंग शुरू हो गई। कहता वो हमारे लिए भी बड़ी हैरानी थी कि यार इतना सस्ता पर बिक गए। बात समझ आ रही? तो देखें याद रखें उस टाइम में अमेरिका कुछ भी कर सकता था हमें पाकिस्तान को ना। दे वांटेड पाकिस्तान बैडली, उनको जरूरत थी पाकिस्तान की एट ऑल कॉस्ट्स। हम बड़ा कुछ ले सकते थे उनसे, राइट? बहुत से कर्जे माफ करवा सकते थे उनसे, राइट? सब कुछ छोड़ के यार आप शायद पूल पावे F-16 का प्लांट लगवा लेते, ठीक है, बड़ा कुछ हो सकता था। लेकिन जो आप करवा सकते थे अमेरिका से, क्योंकि उनको जरूरत थी आपकी, क्योंकि कोई और जगह थी नहीं, ईरान से उनकी बनती नहीं थी। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे सिनेरियो के अंदर एक ही कंट्री था जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता, जो कि बॉर्डर था उसके साथ। साउथ अपना जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, वो सारे रशिया की तरफ थे। तो बचा कौन पीछे अफगानिस्तान के साथ? पाकिस्तान के अलावा जो यूएस को सपोर्ट करता, जो यूएस के ब्लॉक में भी था। ये ऐसा मौका था जो
हमारे जो आप समझ लेना फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने जाया की, बहुत बड़ा मौका था जो जाया हुआ, जो हम उसको हम यूटिलाइज अल्टीमेटली कर सकते। मेरी बात समझ आ रही? तो ये एक एविडेंस था सारे का सारा इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अब दुनिया नहीं सुन रही है अमेरिका, राइट? अब एविडेंस ये है कि रशिया जो है वो यूक्रेन में अटैक करता है, अमेरिका उसको धमकियां भी देता है, वो फिर भी अटैक कर लेता है। ताइवान के ऊपर प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है चाइना का, वो बड़ा क्लियर है, कहता ताइवान हमारा है। वो कहता बाइडन ताइवान हमारा है। प्रेसिडेंट माओ कहा करता था कि आई वांट पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ ताइवान। प्रेसिडेंट डेंग याओपिंग कहता था कि आई कैन वेट फॉर 1000 ईयर्स फॉर ताइवान टू कम बैक टू चाइना। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा था, जब पहली दफा प्रेसिडेंट बना था 2013 में, उसने कहा था आई डोंट वांट द प्रॉब्लम ऑफ ताइवान टू लिंगर ऑन फॉर अनदर जनरेशन। ये स्टांस बहुत क्लियर है। आई कैन वेट फॉर 1000 ईयर्स, आई कैन हैव पीसफुल सॉल्यूशंस फॉर ताइवान से ये स्टांस बहुत क्लियर है कि आई कैन नॉट मेक दिस इशू लिंगर ऑन फॉर अनदर जनरेशन एंड आई वांट टू टेल द पीपल ऑफ चाइना दैट ताइवान इज कमिंग होम। ये स्टांस बहुत क्लियर है। कंट्रीज आर नॉट टेकिंग यूएस सीरियसली। ये बहुत बड़ा एविडेंस है ऑफ द चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। समझा? करते हैं, मैं वही कह रहा हूं आपको बात कि ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा चेंज है, एक एविडेंस है कि वो मुल्क जिसके एक आर्गुमेंट पे कि यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, कंट्रीज कहते थे यू वी आर विद यू, अब कंट्रीज कहते हैं कि नहीं सर, राइट, हम आपके अगेंस्ट जाएंगे। एक बहुत बड़ा एविडेंस है एज फार एज चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का। एविडेंस नंबर 2 लिखिएगा जी। इंडिया सस्टेनिंग यूएस प्रेशर। इंडिया सस्टेनिंग यूएस प्रेशर and continued their oil purchase from Russia. India sustaining US pressure and continued their oil purchase from Russia. समझ आ गई बात? बहुत बड़ा एविडेंस है कि भाईजान अब वो उनकी नहीं सुन रहा है, वो पावरफुल, वो गला नहीं रही है। बात समझ आ रही? वो वाला हिसाब किताब। अब वो मसला पुराना हो गया, अब कंट्रीज ज्यादा पावरफुल हो गए, वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन टेकिंग डिक्टेशंस फ्रॉम एनीवन एल्स। पॉइंट नंबर 3 या एग्जांपल नंबर 3, एविडेंस नंबर 3, सॉरी एविडेंस नंबर 3 देखिएगा जी। टर्की, बल्कि अब तो टर्की ये हो गया, हाँ, तो वो टर्की ये सस्टेनिंग द यूएस प्रेशर, Turkey is sustaining the US pressure and continued their quest to buy Russian anti-aircraft missile system S-400. Continued their quest to buy Russian anti-aircraft missile system S-400. S-400 समझ आ रही? रशिया का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है S-400 और जो अमेरिका का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का नाम है थार्ड, राइट? और टर्की नेटो का मेंबर भी है, इसका मतलब अमेरिका के क्लोजर है। लेकिन वो S-400 खरीदने किससे जा रहा है? रशिया से। और उन्होंने कहा कि हम सैंक्शन लगाएंगे, आप लोगों को लगा दो सैंक्शन, देखी जाएगी। यानी टर्की सस्टेनिंग यूएस प्रेशर एंड कंटिन्यूड देयर क्वेस्ट ऑफ बाइंग S-400 फ्रॉम रशिया। क्लियर होगी बात? पॉइंट नंबर 4, वो तो ऑलरेडी पहले ही पड़ा है उनके पास। अब तो टर्की की बात, टर्की नेटो का मेंबर था ना, इंडिया नेटो का मेंबर तो नहीं था। नेटो की मेंबरशिप इज बिगर पॉइंट कि आप नेटो की मेंबर हैं, जो यूएस का हेजेमनी है ना उसके अंदर भी आप जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम जो है वो लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाए। एविडेंस जो है ग्लोबल चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा एविडेंस, द सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट, द बेटरमेंट इन सऊदी ईरान रिलेशंस। यही हमने अब आगे भी पढ़ना है। द बेटरमेंट इन सऊदी ईरान रिलेशंस, जिसको हम सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट भी कहते हैं, RAPPROACH, सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट। सरकार जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की शान है, जो मुल्क जो है वो मजहब के नाम पे इकट्ठे नहीं हो सके, तेल के नाम पे इकट्ठे हो गए। ठीक है जनाब, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की। ठीक है,
इसकी बड़ी एग्जांपल और मैं क्या दूं आपको कि सरकार ये दुनिया वो दुनिया है कि जो कि पुरानी दुनिया से फर्क है। सरकार इस दुनिया में सऊदी और ईरान भी अच्छा सऊदी ईरान भी इकट्ठे बैठे हैं इस दुनिया में। ये तो वाकई एक चेंज दुनिया है। ये तो पुरानी दुनिया से बहुत फर्क है। बात समझ आ रही है? पुरानी दुनिया के अंदर सऊदी ईरान की आपस में जनाब वैर होता था, और वैर के अंदर साथ सीधा सीधा फैर भी होता था। समझ आ गई बात? तो ये सिचुएशन ऑफ फर्क है। नाउ द सऊदी ईरानी रिलेशंस आर गेटिंग बेटर। आई एम नॉट सेइंग द बेस्ट, गेटिंग बेटर। समझ आ गई बात? आखिरी पॉइंट लिखिएगा जी, और वो है एविडेंस के अंदर आप लिख सकते हैं। और बड़ी एग्जांपल्स हैं, लेकिन एग्जांपल थोड़ी बहुत ही हम दे दें काफी। आप इसमें लिखें मोहम्मद बिन सलमान रिएक्शन टुवर्ड्स रिसीविंग प्रेसिडेंट बाइडेन एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। प्रेसिडेंट बाइडेन एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, XI के साथ लिखा जाता है। शी जिनपिंग, XI, शी। समझ आ गई बात? आपने वीडियो देखी है वो जब प्रेसिडेंट बाइडेन जो हम जाते हैं मोहम्मद बिन सलमान से मिलने, तो मोहम्मद बिन सलमान साहब वो निकलते हैं जनाब अपने महल से, ऐसे करके फिस्ट टच करते हैं, कहते भाईजान आज फिस्ट टच करके वो जनाब उसको फिस्ट टच की और आज भाईजान आए बातें शातें करते हैं, राइट। और दूसरी तरफ जनाब हफ्ते बाद फिर शी जिनपिंग आते हैं तो पर्पल कारपेट बिछ रहा है, मोहम्मद बिन सलमान जनाब उनको लेने के लिए पहुंचे हैं एयरपोर्ट के ऊपर। ये मैं उस ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं कि जिसके अंदर सऊदीया और अमेरिका बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स नहीं है। मैं उस ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं जिसमें अमेरिका रिप्लेस हो रहा है। फ्रेंडशिप विद यूएस इज एंडिंग, चाइना इज माई न्यू बेस्ट फ्रेंड। बात समझ आ रही है जनाब? वो वाला काम हो रहा है अब, चाइना इज माई न्यू बेस्ट फ्रेंड हो रहा है। हाँ, ऐसे ही हो रहा है, सिचुएशन चल रही है। क्यों? उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी देखें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो था वो सऊदीया से तेल खरीदता था, लेकिन एट दैट कॉस्ट चाइना ने कहा कि सरकार अगर आप जो तेल सऊदीया से तेल जो आप खरीद रहे हैं, मतलब यूएस को जो आप बेच रहे हैं, तो आप वो तेल किसको बेच रहे हैं? हमें बेच दें। यानी चाइना एक्सटेंडेड इट्स बेसिकली द ऑयल सप्लाई फ्रॉम सऊदीया। सऊदीया को वो जो तेल बेचना था अमेरिका को, वो वही तेल किसको बेची जा रहा है? चाइना को बेची जा रहा है। आपको नहीं तो तेल ही बेचना था ना सरकार। आपको मार्केट, आप समझ लें कि आपको चौथे मल्ले की मार्केट की बजाय आपको सातवीं मार्केट मिल रही है, तो आप कहते हैं चलो भाईजान मुझे तो तेल ही बेचना है ना, तेल बेची जाओ। और नंबर 2, इसी के अंदर एविडेंस, अगला पॉइंट भी लिख लें एविडेंस के अंदर, और लिख लें एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। सऊदीया मेंबर बन गया, ईरान मेंबर बन गया, यूएई मेंबर बन गया, इजिप्ट मेंबर बन गया, इथियोपिया मेंबर बन गया। ये कंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो मेंबर बन गए। आपको एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स में पढ़ाऊंगा ना, इसके अंदर आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एनालिसिस आप अंडरस्टैंड करेंगे। सऊदीया की समझ आती है, ईरान की भी समझ आती है, यूएई की भी समझ आती है, बात समझ आती है, इजिप्ट की भी समझ आती है, क्योंकि वो इजिप्ट जो है ना वो स्विस कैनाल के ऊपर बैठा हुआ। इथियोपिया कहां से आ गया ब्रिक्स के अंदर? बात समझ आती? एक बड़े टेक्निकल नैरेटिव है, इसको समझने का बिल्कुल कोने के ऊपर, ये इथियोपिया, यहां पे इथियोपिया वो पढ़ते हैं उसको, वो क्या उसका आइडिया बिल्कुल सोमालिया के साथ है इथियोपिया। वो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जनाब वो क्या है, वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो चलता है। इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये देखें ना आप, कभी वो देखें वो क्या कहते हैं उसको, वो जो राइनोज होते हैं, राइनोज का हॉर्न होता है ना आगे, अगर आप इसको देखें, ये देखें ये हॉर्न बनता है, हॉर्न अफ्रीका जो है वो हॉर्न बना हुआ उसका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो वो जो है ना वो अंडरस्टैंड करेंगे उसके ऊपर कि उसका नैरेटिव जो है अल्टीमेटली जो है वो क्या एग्जिस्ट करता है। क्लियर होगी बात? तो हमारे पास एविडेंस क्या आ गया? आखिरी एविडेंस क्या आया जी? एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। सऊदीया, ईरान, यूएई, इजिप्ट एंड जो है वो इथियोपिया, तो ये मेंबर बन गए आपके पास। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर होगी बात जी? 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं हमारे पास अगला टॉपिक, क्योंकि ये तो हमारा एक नैरेटिव है ना, समझ, इस पे लहदा पूरा सवाल भी बन सकता है, और ऑलमोस्ट सवाल हमने पूरा कर ही लिया है। ठीक है, अगर वो हमसे पूछे कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, हाँ जी चेंज हो रहा है, ये उसकी एविडेंस है, ये उसकी रीजन है, द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो इसी के रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है जो हमारे पास है, सऊदी ईरान अप्रोच पर। सऊदीया और ईरान के जो रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, क्यों हुए, पहले इनके आपस में रिलेशंस खराब क्यों थे, उन सारी चीजों को इंशाल्लाह जो है वो पढ़ते हैं। बंदे रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद जो है वो वापस आते हैं। 7.5 मिनट।
अल्लाह हाफिज, 7:30 बाद मिलते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑनलाइन आवाज आ रही है जी स्टूडेंट्स को? एम आई ऑडिबल जी? क्लियर? ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है जो हमने अब डिस्कस करना है वो सऊदी ईरान अप्रोचमेंट है। इसी को डिस्कस करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट जो ऑफ चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। ये वो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, इसके अंदर सऊदी ईरान अप्रोचमेंट को समझना जरूरी है। लेकिन आपको ना सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सऊदी और ईरान की आपस में बनती क्यों नहीं थी। अब क्यों बनना शुरू हो गई है उस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इनकी शुरू में बनती क्यों नहीं थी। व्हाट वर द रीजंस कि ये जो है ना वो इकट्ठे नहीं थे या इनकी आपस में जो है वो नहीं बनती थी। आइए पहले जरा एक टाइमलाइन बना, राइट? टाइमलाइन ऑफ लिख लें आप, टाइमलाइन ऑफ सऊदी ईरान रिलेशंस। सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट। आए जी। जी शुक्रिया आयशा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट जो है वो आर्ग्यू करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये इनकी आपस में पहले बनती क्यों नहीं। व्हाट वर द रीजंस व्हाई सऊदी एंड ईरान वर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, इवन दो आपका ताल्लुकात इनके जो हैं वो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जो थे, वो इनके ताल्लुकात जो थे वो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ही अच्छे नहीं थे। अगर मैं बहुत पहले चला जाऊं ना, बहुत पहले, इनकी हमेशा से नहीं बनी आपस में, इनकी कभी भी नहीं बनी आपस में। क्योंकि भला बड़ी सिंपल सी बात है, आप अरब दुनिया में रहते थे और ये किसरा था, राइट? कैसरो किसरा। जो किसरा की सल्तनत थी वो पर्शियन एम्पायर थी। इनकी पहले से नहीं बनती थी, इसीलिए भी अल्लाह के आखिरी नबी को कहा कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। अरबी कौन थे? ये अरबी। अजमी कौन थे? ये ईरानी। ये सारे अजमी थे, अपने आप को अजमी कहते थे। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फनकारियां तब भी लगाया करते होंगे उनके दौर के अंदर भी। बात समझ आती? तो इसलिए उनको फिर कहना पड़ा था कि जनाब इनकी आपस में जो कोई फौकियत इनको हासिल नहीं, इनकी हमेशा से नहीं आपस में बनी। सो लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात इनके थोड़े बहुत बेहतर भी हो गए। इनके बादशाह दोनों तरफ आ गई, क्योंकि ईरान में भी बादशाह थी, रजा शाह पहलवी की गवर्नमेंट थी, और दूसरी तरफ आले सऊद दूसरी तरफ बैठे हुए थे। तो जब दोनों तरफ बादशाह थी, राइट, और मलूकियत दोनों तरफ आ गई हुई थी एट द एंड ऑफ द डे, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अल्टीमेटली क्या था, इनकी बनना भी शुरू हो गई, राइट? इनकी बनती इसलिए भी थी पहले क्योंकि दोनों यूएस के ब्लॉक में हुआ करते थे। रशिया, सॉरी, वो सऊदिया भी यूएस के ब्लॉक में था और ईरान भी यूएस के ब्लॉक में। बात समझ आती? आपने पढ़ा होगा वर्ड्स, आपने अगर नहीं पढ़े तो आप शायद पढ़िएगा जाके। आप सीटो और सेंटो पढ़ते हैं। सेंटो क्या था? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो क्या था? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो में इराक भी था, ईरान भी था। मेरी बात समझ आती? ईरान भी उसका पार्ट हुआ करता था, ईरान भी यूएस के ब्लॉक में था। सऊदिया तो वैसे यूएस के ब्लॉक में था क्योंकि पेट्रो डॉलर्स, तो दोनों यूएस के ब्लॉक में हुआ करते थे। इनकी दोनों की आपस में इसलिए बनती थी क्योंकि दोनों यूएस के ब्लॉक में थे। मेरी बात समझ आ रही? आइडिया क्लियर होगा? तो ये सिनेरियो समझना बड़ा जरूरी। लेकिन इनकी लड़ाई कब से शुरू हुई वो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप पे, कब से लड़ाई शुरू हुई। आइए टाइमलाइन बनाते हैं, टाइमलाइन ऑफ सऊदी ईरान रिलेशंस। सबसे पहले लिखते हैं 1979। सऊदी ईरान रिलेशंस हम स्टार्ट करेंगे 1979 से। ईरानियन रेवोल्यूशन, ईरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 1979। सऊदिया और ईरान के रिलेशंस खराब होने शुरू हुए जब ईरान में रेवोल्यूशन आई। ईरान में रेवोल्यूशन कब आई? 1979। और जब ईरान में रेवोल्यूशन आई 1979 में इमाम खुमैनी की,
तो जो इमाम खुमैनी की रेवोल्यूशन थी उसकी वजह से सऊदीया और ईरान के आपस के रिलेशंस क्या होना शुरू हो गए, खराब होने शुरू हो गए। क्यों खराब हुए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ईरान और सऊदीया की आपस में जो है ना वो बॉर्डर भी लगता है। सऊदीज को यह बात पता थी कि अगर मेरे हमसाये में रेवोल्यूशन आई है और बादशाहत खत्म हुई है तो फिर सरकार ये जो रेवोल्यूशन आई है इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहीं हमारे मुल्क पे भी ना आ जाए और हमारे मुल्क में भी लोग बादशाह के खिलाफ ना खड़े हो जाएं और अल्टीमेटली यहां पर भी सरकार कोई इमाम खुमैनी ना आ जाए। भाई हुकूमत तो सबको प्यारी है, बात फॉलो हो रही है। एक रेवोल्यूशन शुरू हुई थी अरब स्प्रिंग में, पूरा अरब इकट्ठा हो गया था उसके नीचे, क्योंकि याद रखें रेवोल्यूशंस की हमेशा ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होते हैं। रेवोल्यूशन एक जगह पर आती है तो हमेशा अपने हमसाये के अंदर भी आती है, क्योंकि हमसाया कहता है कि यार अगर ये खड़े हो सकते हैं अपने राइट्स की खातिर तो हम क्यों नहीं खड़े हो सकते अपनी राइट्स की खातिर। मेरी बात समझ आती। तो प्रॉब्लम ये भी आया कि जब सऊदीया को रियलाइज हुआ कि ईरानियन रेवोल्यूशन आ गई है और वहां पर इमाम खुमैनी गवर्नमेंट है, बादशाहत खत्म हो गई है, तो सऊदीया को यह भी रियलाइज हुआ कि हो सकता है कि ये जो आपके पास रेवोल्यूशन है इसका ट्रिकल डाउन डोमिनो इफेक्ट स्लिपरी स्लोप टुवर्ड्स सऊदीया भी आए और रिजल्टेंटली सऊदीया गवर्नमेंट भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, टॉपल डाउन हो जाए और वहां पर कोई और जो है वो इमाम खुमैनी जो है वो रशिया के उसमें सऊदीया में भी पावरफुल हो जाए। तो सऊदीया ने क्या करना शुरू किया, एंटी ईरान नैरेटिव पूरी दुनिया में स्टार्ट करना शुरू किया। वो जो एंटी ईरान नैरेटिव था पूरी दुनिया के अंदर, उस एंटी ईरान नैरेटिव का सबसे अहम हिस्सा पता क्या था, सेक्टेरियन डिवाइड। वो एक सेक्टेरियन नैरेटिव आपके मुल्क में स्टार्ट होना शुरू हुआ। ये ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ही आपके मुल्क में शिया काफिर के नारे लगे। उससे पहले तो सारे के सारे हैप्पी जो है वो हेयर आफ्टर रह रहे थे, इकट्ठे ही रह रहे थे ना, सारे के सारे सब इकट्ठे थे। लेकिन ये जो ईरानियन रेवोल्यूशन आई उसके बाद आपके मुल्क के अंदर ये हालात खराब होने शुरू हुए। सिपा सहाबा की तरह की आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हुई हैं, लश्कर जंगवी की तरह की आपके पास जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हुई हैं। बात समझ आ रही। सादिक गंजी ईरान का काउंसिल जनरल था, दोपहर 2 बजे लाहौर के अंदर जनाब सड़क के ऊपर कत्ल कर दिया गया था उसे, ईरान के काउंसिल जनरल को। बात समझ आती। तो ये सिनेरियो इस तरह का था कि जिसके अंदर एक पूरा एंटी ईरान नैरेटिव और एंटी शिया नैरेटिव प्रिवेल होना शुरू हुआ, क्योंकि जस्ट बिकॉज सम पीपल बिलीव्ड एंड थॉट कि ये रेवोल्यूशन किसकी तरफ चला जाएगा, सऊदीया की तरफ ही चला जाएगा। समझ आ गई बात। यहां से सऊदी ईरान रिलेशंस जो हैं वो खराब होने शुरू हुए। समझ आ गई बात। स्टार्ट कर लेते हैं इसको, एक पॉइंट लिख लेते हैं इसका, फिर आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। लिखेगा जी, दिस रेवोल्यूशन was the turning point. This revolution was a turning point. And the Saudi Arabia believed that this revolution may have a trickle down effect, may have a trickle down effect on Saudi as well, may have a trickle down effect on Saudi as well, resultantly to counter any revolution, anti-Iran sentiments were prevailed. Counter any revolution, anti-Iran sentiments were prevailed. समझ आ गई बाजी। यहां से इनके हालात खराब होने शुरू और हालात खराब हो गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 2011 Arab Spring of 2011। पॉइंट को अंडरस्टैंड करें। अरब स्प्रिंग जब आई तो एक पूरे का पूरा आपके पास रेवोल्यूशन दोबारा किस में आना शुरू हुआ, अरब दुनिया के अंदर। जब अरब दुनिया में ये रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ तो सऊदीया ने इल्जाम लगाया ईरान के ऊपर कि जी ईरान इस सारे के सारे अरब स्प्रिंग के पीछे जो है ना वो जो सारी की सारी कहानी है, सारे का सारा जो माइंड है वो किसका है, ईरान का। इनके हालात
मजीद खराब हो गए। नोट कीजिएगा जी, ड्यूरिंग द अरब स्प्रिंग ऑफ 2011, ड्यूरिंग द अरब स्प्रिंग ऑफ 2011, द प्रोटेस्टर्स, जो भी लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, द प्रोटेस्टर्स वांटेड टू चेंज द स्टेटस को, द प्रोटेस्टर्स वांटेड टू चेंज द स्टेटस को। समझ आ गई बात? सऊदिया बिलीव्ड दैट ईरान is inciting the protests. Saudi believed that Iran is inciting the protests, especially in Bahrain. Especially in Bahrain. But Iran denied these accusations. But Iran denied these accusations. ईरान ने कहा जी झूठ है जी, हमारे पे इल्जाम है। क्लियर होगी बात? पॉइंट नंबर 3, 2011 सीरियन सिविल वॉर, 2011 सीरियन सिविल वॉर। क्लियर होगी बात जी? अब सीरिया के अंदर भी ये सिचुएशन थी। ये आपने मेरी बात को याद रखना है, अल्टीमेटली आपको शायद थोड़ा सा जो है वो समझ आए कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगर आपने थोड़ी सी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़े ना, थोड़ी सी इस्लामिक हिस्ट्री, आपको बाद में समझ आएगा। जो सीरिया था ना, सीरिया और इराक, सीरिया और इराक, ये बॉर्डर हुआ करता था रोमन और पर्शियन एम्पायर का। इराक में पर्शियन एम्पायर थी, इराक में पर्शियन एम्पायर थी, और सीरिया में रोमन एम्पायर थी। समझ आ गई बात? जब सीरिया में रोमन एम्पायर थी तो फतह किसने किया? अरबियों ने। इसलिए सीरिया में मेजॉरिटी सुन्नी है, ठीक है, लेकिन उनका जो रूलर है बशर अल असद, वो शिया है। इसका टोटली ऑपोजिट हुआ करता था इराक में, जहां पर मेजॉरिटी जो थी वो शिया थी और सदाम हुसैन उस पर बैठा तो सुन्नी था। मेरी बात समझ आ रही? अब सिचुएशन यहां पर आई कि सीरियन सिविल वॉर जब शुरू हुई तो सीरियन सिविल वॉर के अंदर ईरान बैक कर रहा था बशर अल असद की गवर्नमेंट को, क्योंकि वो शिया था, और उसका ऑल्टरनेटिव यह था कि सऊदीया बैक कर रहा था रेबल्स को, जो कि बशर अल असद की गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहते थे। वो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहा था सऊदीया, और यहां से ईरान जो था वो बशर अल असद को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो शिया स्कूल ऑफ थॉट से था। यहां से इनकी कश्मकश और बढ़ गई, क्योंकि बोथ ऑफ देम वर सपोर्टिंग अ डिफरेंट एंटिटी इन सीरिया। ईरान वांटेड बशर अल असद's गवर्नमेंट टू बी इन सीरिया बिकॉज ही वाज शिया। सऊदीया वांटेड द रेबल्स टू ओवरपावर द सीरियन गवर्नमेंट एंड दे वर सपोर्टिंग द रेबल्स एंड रेबल्स वर सुन्नीस। यहां से इनका प्रोटेस्ट और इनकी आपस में ताल्लुकात मजीद खराब हो। नोट कीजिएगा जी, इन दिस सिविल वॉर Iran was backing the Shia leader Bashar al-Assad. Iran was backing the Shia leader Bashar al-Assad in Syria. While the Saudis were supporting the rebel Sunnis. The Saudis were supporting the rebel Sunnis. This ignited more problems between these two countries. Ignited more problems between these two countries. क्लियर होगी बाजी? 2015 2015 मक्का स्टैम्पीड, 2015 मक्का स्टैम्पीड, भगदड़, STMPEDE,
मक्का स्टैम्पीड, भगदड़, STAMPEDE, स्टैम्पीड 2015। अगर आपको याद हो कि हज के दौरान 2015 के अंदर मक्का में स्टैम्पीड हुई थी, भगदड़ मची थी, जिसमें हजारों लोग जो थे ना वो शहीद हो गए थे। सऊदी ने इल्जाम लगा दिया ईरानियों के ऊपर कि जनाब इन्होंने जानबूझ के फनकारी लगाई। हुआ ये बेसिकली कि उन्होंने कहा, और वहां पर बाकायदा तौर पे तो काफी अंडर रिपोर्टेड हुआ था सारा कुछ, ये बहुत अंडर रिपोर्टेड था। इसमें तो मतलब इसमें बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा जानी नुकसान। उसमें यकीन करें क्रेनों के साथ उठाए थे लोग उन्होंने, इतनी ज्यादा डेथ्स हुई यार। 25 लाख बंदा एक जगह पे मौजूद है, वहां पे उस प्रेशर है, पीछे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मिना की तरफ, वहां पे एक बंदा गिर गया है ना अगर नीचे, सरकार वो नहीं उठता फिर दोबारा। फिर 25 लाख बंदों की ठोकरों से फिर वो जनाब वैसे ही मर जाएगा। हुआ ऐसे ही वहां पे स्टैम्पीड हो गई, भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में हजारों लोग जो थे ना वो मारे गए। ईरान ने जनाब सऊदिया पे कहा कि जनाब तुम लोगों ने इस्लामिक कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट भी जाया कर दिया, तुम लोग निखट्टू हो सारे के सारे। ईरानियों ने किसको कहा? सऊदियों को। सऊदी इस बात पर भाईजान कसूर ही तुम लोगों का, तुम लोगों ने जानबूझ के हरकत करवाई है, तुम लोगों ने स्टैम्पीड करवाई है। ईरान कहता भाईजान बंदे ही सारे हमारे मरे हैं इसके अंदर, मेजॉरिटी वहां पे ईरानी थे जिनकी डेथ हुई। सऊदी कहता है तुम लोगों ने जानबूझ के करवाया ये सारा कुछ, तुम लोगों ने जनाब वो लोग वहां पे भिजवाए थे जिन्होंने उल्टा चलना शुरू कर दिया ऑपोजिट साइड पे, और उधर से जनाब रैला आ रहा है, इधर से लोग उल्टा चल रहे हैं, वो क्लैश हुआ है और जनाब स्टैम्पीड शुरू हो गई। अब लोग भागना शुरू हो गए, स्टैम्पीड शुरू हो गई। इस पे इल्जाम किसने लगा दिया जनाब? सऊदी ईरान पे इल्जाम लगा रहा है, ईरान सऊदिया पर इल्जाम लगा रहा है। ईरान कह रहा है सऊदिया से कि तुम लोगों से ईरान इस्लामिक कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट भी नहीं संभाला गया, तो तुम लोग ऐसा करो हज सारा हमारे वाले कर, हम संभाल लेंगे अगर तुम लोगों से संभाला नहीं जाता। सऊदिया कहता है कि सरकार तुम लोगों ने स्टैम्पीड खुद करवाई है ताकि इल्जाम किस पे लगे? हमारे पे लगे। तो ईरान ने ना इसके बदले में क्या किया? ईरान ने जनाब ये किया कि ईरान ने जनाब कहा कि जनाब हम अगले साल हाजी नहीं करने आते। ईरान ने जनाब अपने हाजियों पे पाबंदी लगा दी। सऊदियों ने क्या किया? सऊदियों ने जनाब अगले साल हज अनाउंस किया, एक ना पर्शियन फारसी चैनल लॉन्च किया सैटेलाइट, और सारा हज लाइव चलाना शुरू कर दिया ईरान के अंदर, ईरानियों को दिखाने के लिए कि भाईजान हम वी आर वेरी हैप्पी, तुम लोग नहीं हो। वो ईरान के लोगों ने अपनी गवर्नमेंट को कहा कि सरकार इसमें हमारा क्या कसूर है कि हमें हज करने नहीं दिया जा रहा। उनको तो फायदा हो रहा है, बल्कि उनका तो सारा नैरेटिव बेहतर हो रहा है कि यार देखो अब तुम लोग नहीं हो तो हज बिल्कुल ठीक चल रहा है। समझ आ गई? ईरानियों को फिर समझ है कि हाँ यार बात तो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने 2017 के अंदर कहा जी तुम लोग जाओगे। समझ आ गई बात? तो वो सिचुएशन इस तरह की थी, लेकिन हालात जो थे ना वो खराब हो गए। स्टैम्पीड का जो सूरत हाल हुई उस पर जो इल्जाम लगा दोनों कंट्रीज की वजह से, हालात क्या हो गए? मजीद खराब हो गए। नोट कीजिएगा जी, द मक्का स्टैम्पीड ऑफ 2015, द मक्का स्टैम्पीड of 2015 was the reason of downfall of Saudi-Iran relations. Downfall of Saudi-Iran relations. Iran accused the Saudi government of mismanaging the most important event of Islamic calendar. Accused the Saudi government of mismanaging the most important event of Islamic calendar. While Saudis blamed Iran for this stampede, blamed Iran for this stampede. Resultantly, both countries cut off their ties. Both countries cut off their ties. क्लियर हो गई बात जी? देखिए जी, 2016 the execution of Shia cleric Sheikh Nimr, NIMR, execution of Shia cleric
शेख निमर, NIMR। सऊदिया के अंदर ना एक शिया क्लरिक थे, उनका नाम था शेख निमर बाकी अल निमर। ये शिया क्लरिक थे और ये सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बोलते थे कि सऊदी गवर्नमेंट बड़ी जो है ना खराब है, और बल्कि इनफैक्ट ये जो हज वाला वाकया हुआ था उसमें भी सबसे पहला बयान शेख निमर का आया, शेख निमर बाकी BAQI अल निमर। तो शेख निमर ने कहा कि सऊदीज जो है ना उस काबिल ही नहीं है कि इनको हज इनके हवाले किया जाए, तो हज मेरा ख्याल है सऊदी से वापस ले लेना चाहिए। सऊदीज ने शेख निमर को अरेस्ट किया और एग्जीक्यूट कर मार दी शेख निमर को। वो रौला पड़ गया ईरान में कि जनाब आपने शिया क्लरिक जो है वो मार दिया जस्ट बिकॉज कि वो आपकी पॉलिसीज को क्या कर रहा था, कंडेम कर रहा था। वो जनाब ईरानी सारे के सारे सऊदी एम्बेसी पहुंच गए जो तेहरान में थी। ईरानी सारे तेहरान में सऊदी एम्बेसी भी पहुंच के अटैक कर दिया उन्होंने, और उनका जो सऊदियों को मार देना हमने सारों। वो बड़ी मुश्किल सऊदी वहां से जो है ना वो जान बचा के निकले। 2016 का जो वाकया हुआ, इनकी एम्बेसियां भी बंद हो गई एक दूसरे के मुल्क में। चलो पहले एम्बेसियां तो खुली थी, लेकिन एम्बेसीज भी बंद हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ शेख निमर एंड देन द रिटेलिएशन ऑफ द पीपल ऑफ ईरान एंड अटैक ऑफ पीपल ऑफ ईरान ऑन द एम्बेसी ऑफ सऊदीया। तो ये मसला हुआ सारे का सारा, नोट कीजिएगा जी। 2016 शेख निमर बाकी अल निमर BAQI, शेख निमर बाकी अल निमर was a Shia cleric, who was vocal about the Saudi government, and in fact blamed the Saudi government for the stampede the previous year. Blamed the Saudi government for the stampede the previous year. समझ आ गई बात? Saudi authorities arrested Sheikh Nimr and subsequently executed him. Saudi authorities arrested Sheikh Nimr and subsequently executed him. This led to retaliation from Iran, and the people stormed the Saudi embassy in Tehran. And the people stormed the Saudi embassy in Tehran. समझ आ गई बात? This attack ended the diplomatic relations. This attack ended the diplomatic relations between both countries. Between both countries. क्लियर होगी बाजी? 2018 US sanctions on Iran. 2018 US sanctions on Iran. 2008 में यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए किस पर? ईरान। क्यों लगाए? क्योंकि ईरान अपने ना न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा था। ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा था और यूएस ने क्या लगा दिए? सैंक्शन लगा दिए किसके ऊपर? ईरान। और सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर कि ईरान जो है वो अपना तेल दुनिया को नहीं बेच सकता। ये नहीं कहा कि तेल नहीं बेच सकता, ये कहा कि डॉलर नहीं इस्तेमाल कर सकता। अब डॉलर ही इस्तेमाल नहीं होगा तो सादी जुबान है, तेल ही नहीं बिकेगा, क्योंकि डॉलर तेल बिकता किस में था? डॉलर्स में। आप अंदाजा लगाइए कि ईरान हर दिन एवरी डे
2.5 मिलियन बैरल्स पर डे, 2.5 मिलियन बैरल्स पर डे तेल एक्सपोर्ट करता था सैंक्शन से पहले। 25 लाख बैरल्स पर डे तेल बेचा करता था ईरान सैंक्शन से पहले, और जब सैंक्शंस लगी हैं ईरान पे तो ईरान आ गया 1 लाख बैरल्स पर डे पे। 24 लाख बैरल्स पर डे का नुकसान हुआ ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो गई। और ये जो सैंक्शंस लगे ईरान के ऊपर, दे वर वेलकम्ड बाय सऊदी। समझ आ गई बात? दे वर वेलकम्ड बाय सऊदी। यहां से जो थोड़े बहुत इनके ताल्लुकात जो बचे कुचे थे वो भी गए इस यूएस सैंक्शंस की वजह से। नोट कीजिएगा जी, यूएस imposed extreme sanctions on Iran because of the nuclear program. US imposed extreme sanctions on Iran due to their nuclear program. Resultantly, the Iranian oil exports fell from 2.5 million barrels per day. Iranian oil exports fell from 2.5 million barrels per day to 100,000 barrels per day. 25 लाख से 1 लाख barrels per day. These sanctions were welcomed by Saudi. These sanctions were welcomed by Saudi. क्लियर होगी बाजी? 2020, the killing of Iranian commander Qasim Soleimani. The killing of Iranian commander, ये अल-कुद्स फोर्स है ईरान की, अल-कुद्स, QUDS, कुद्स, क्या नाम है उसका? अल-कुद्स, QUDS। उनके कमांडर थे कासिम सुलेमानी। इनको इराक में ड्रोन अटैक के अंदर जो है वो मारा था यूएस ने। देखिएगा जी, सऊदिया ने जनाब, सऊदी का जनाब बहुत चंगा किया जनाब। सऊदिया बेसिकली सेलिब्रेटेड द किलिंग ऑफ कासिम सुलेमानी। इनके हालात मजीद खराब हो। नोट कीजिएगा जी, व्हेन कासिम सुलेमानी डाइड इन अ ड्रोन अटैक इन इराक, when Qasim Soleimani died in a drone attack in Iraq, the killing was celebrated by the Saudi authorities. The killing was celebrated by the Saudi authorities. लिख लिया जी? ये जब वाकया हुआ ना, तब अरब दुनिया को थोड़ी बहुत समझ आई कि यार हालात जो है ना ये बहुत खराब है। देखो, पहले एक दूसरे को गालियां देना और बात होती है, लेकिन एक दूसरे के बंदे मारने के ऊपर खुश होना और बात। दुश्मनी और है, लेकिन किसी दूसरे के बंदे के, कमांडर के मरने के ऊपर खुशियां मनाना और बात। इराक ने सबसे पहले कोशिश की कि इन दोनों को इकट्ठा किया जाए। 2021 में पहली दफा ईरान और सऊदीया के दरमियान में पीस टॉक्स शुरू हुए इराक के अंदर, फिर 2022 ओमान के अंदर, और फिर 2023 में चाइना के अंदर। बात समझ आती? वो एक जो स्टेप बाय स्टेप सिचुएशन थी वो कहां से शुरू हुई? इराक से। नोट कीजिएगा जी, ईरान सऊदी पीस टॉक्स इन इराक 2021, 2021। ईरान सऊदी पीस टॉक्स इन इराक। The first direct talks were held. The first direct talks were held between two countries since 2016.
जब से इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म किए थे। फर्स्ट डायरेक्ट टॉक्स वर हेल्ड बिटवीन टू कंट्रीज सिंस 2016। बगदाद वॉज द होस्ट। बगदाद वॉज द होस्ट। समझ आ गई बात? 2022 सेकेंड फेज ऑफ टॉक्स इन ओमान। सेकेंड फेज ऑफ टॉक्स इन ओमान। समझ आ गई? ठीक है जी। द सेकेंड फेज ऑफ टॉक्स वर हेल्ड इन मस्कत। द सेकेंड फेज ऑफ टॉक्स वर हेल्ड इन मस्कत, ओमान। And both countries pledged to continue these rounds of talks. Both countries pledged to continue these rounds of talks. Continue these rounds of talks. लिख लिया आपने? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ना 2022 के एंड में विजिट किया जो है वो सऊदीया का। और शी जिनपिंग जब सऊदीया का विजिट करके आए तो बड़ा लंबा ट्रिप था इनका। इसके अंदर जनाब इन्होंने एग्रीमेंट्स भी किए। सऊदीया और चाइना ने मिजल ट्रीटी का एग्रीमेंट भी साइन किया। जब मिजल ट्रीटी का एग्रीमेंट साइन किया तो ईरान को समझ आई कि यार चाइना ने क्या एग्रीमेंट साइन किया है मिजल ट्रीटी का, किसके साथ? सऊदीया के साथ। तो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, इन्होंने फरवरी 2023 में चाइना का विजिट किया और चाइना को जाकर इन्होंने ये कहा कि सरकार अगर आपने उनके साथ किया है एग्रीमेंट तो हमारे साथ भी एग्रीमेंट करें। अब करना क्या है? सूरत ये हुई कि सबसे पहले तो ईरान ने और चाइना ने एक एग्रीमेंट किया कि चाइना ने कहा कि हम ईरान से हर रोज 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे तेल खरीदेंगे। चाइना ने कहा कि हम हर रोज ईरान से कितने बैरल्स पर डे खरीदेंगे तेल? 1.5। इनकी प्रोडक्शन कितने पे आई हुई थी? 1 लाख पे, जो कि शुरू में कितनी थी? 2.5। जब इनको ये 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे का कुशन मिला ना, ईरानियों ने कहा कि सरकार आप हुक्म करें और करना क्या है। बात समझ आ रही? भाईजान भूखे को मिल गई रोटी। सर 2.5 मिलियन बैरल से 25 लाख से 1 लाख पे आ गए और 1 लाख से 15 लाख पे पहुंच गए। उन्होंने कहा सरकार एक है काम, आपके हमसाए हैं। उन्होंने कहा जी वो तो हमारा जिगर है। ठीक है जनाब, वो तो भाई हमारा दोस्त है। हम तो वैसे भी सोच रहे थे, पहले भी हमको पता है, आपको बताया था वो कि हमने पहले बगदाद में भी बातें शातें की हैं आपस में, और वो हमारा जो है वो ओमान में भी व्हाट्सएप ग्रुप बन गया हमारा आपस में। सुबह सुबह मीम्स वगैरह शेयर करते हैं एक दूसरे को। हाँ गुड मॉर्निंग भी है, लेकिन अभी को बेहतर ताल्लुकात हमारे का नहीं कि आपको आपस में जो है ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिस्टोर करना पड़े। फरवरी 2023 में इब्राहिम रईसी का विजिट हुआ। मार्च 2023 के अंदर एक तरफ जनाब ईरान का फॉरेन मिनिस्टर और एक तरफ सऊदीया का फॉरेन मिनिस्टर और वैंग जी जो कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर था, उसने आप दोनों का हाथ खड़ा किया और ऐसे करके उसने कहा जनाब दोस्ती होगी ना। राइट, 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे तेल पे इकट्ठे हो गए सारे के सारे। बात समझ आ रही? यूएस के ब्लॉक में थे तो इकट्ठे थे, अब चाइना के ब्लॉक में आ गए हैं तो इकट्ठे हो गए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स। द ओनली थिंग परमानेंट अमंग द स्टेट्स आर नेशनल इंटरेस्ट्स। नेशनल इंटरेस्ट। बात समझ आ रही? समझ आ गई बात? ये बात अगर हमें भी समझ आ गए ना पाकिस्तानियों को, हमारे बहुत से हालात ठीक होते। लेकिन ना हमें क्यों समझ आए? हमने तो सरकार ठेका उठाया हुआ दुनिया के अंदर जहां भी मुसलमानों को मसला हो, क्योंकि हमारे तो शायरी मशरिक ने कह दिया हुआ चुभे जो कांटा काबुल में तो दिल होता। ओ भाई चुभ गया कांटा काबुल में, दिल सिपारा भी हो गया, लेकिन भाईजान वी नीड टू गो बियॉन्ड दिस। वो सारे के सारे जो हैं वो इकट्ठे हो जा रहे। हमें शिया सुन्नी फसाद में डलवा के खुद जनाब वहां पे रियाना के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं वहां पे जनाब, आप अंदाजा लगाएं। हमें उधर फंसा दिए इस मुल्क को, और खुद जनाब हमें नहर वाले पुल पे बुला के आए ही नहीं, खुद दोनों ही आए। हमें बुला लिया किधर? नहर वाले पुल, और हम पहुंच गए और दोनों जो है वो
नहीं आए, तो बेहतर यह है कि हमें भी वहां से निकल जाना चाहिए। हमें कम से कम इनसे ये सीखना चाहिए कि भाई नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। मेरी बात समझ आती? अल्लाह करे कि ये रिप्रोचमेंट जो है पाकिस्तान को भी थोड़ी सी सबक दे कि देयर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग विद द नेबर्स फॉरएवर। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर सऊदीया और ईरान इकट्ठे बैठ सकते हैं ना, बात समझ आ रही है, तो इंजीनियर साहब की जुबान में पाकिस्तान इंडिया तो शाही कोई, बात समझ आ रही? ये तो कुछ भी नहीं है भाई। अगर सऊदीया और ईरान इकट्ठे बैठ सकते हैं और बैठ गए ना आगे इकट्ठे, बस इतना काम जो है ना चाइना ने भी और करना है। एक उधार है उनके ऊपर अभी, बस अल्लाह करे कि हम मान जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में नहीं मानते लोग ना, वो तो नारे लगा देते हैं जनाब मोदी का जो यार है वो गद्दार है। बहुत अच्छे रिलेशन है। मैं कह रहा हूं कि ब्रिक्स की मेंबरशिप अगर पाकिस्तान को मिलती है ना, दैट विल डेफिनेटली बी अ टर्निंग पॉइंट इन पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, ऑनेस्टली। एंड आई विश, होप एंड प्रे दैट पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस गेट बेटर। भाई यू हैव फाउंड नथिंग बाय फाइटिंग फॉर लास्ट 75 ईयर्स। आप कहेंगे सर हमें यह चीज मिली है 75 साल से लड़ के, सरकार कुछ भी नहीं मिला सिवाय नफरत की, कुछ भी नहीं मिला। यू नीड टू लुक बियॉन्ड इट। देयर आर टू वेज ऑफ लिविंग द लाइफ, आइदर स्टे इन द पास्ट, रूइन योर प्रेजेंट एंड रूइन योर फ्यूचर। कि सर मेरे साथ पास्ट में बड़ा बुरा हुआ, ना प्रेजेंट ठीक रहेगा ना फ्यूचर ठीक हो। दूसरा तरीका, लीव द पास्ट, लिव द प्रेजेंट एंड फोकस ऑन द फ्यूचर। हमें बस यही करना है जिसना यूरोप ने किया, हमें भी यही करना है जिसना इन्होंने किया। थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा हमें भी अपने रिलेशन के ऊपर। क्लियर होगी बाजी? तो आप लिख दें 2023 नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइप्स, 2023 नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइप्स। नहीं जी, अपने 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 उसमें खरीदा उन्होंने जनाब, करेंसी के अंदर। सवाल है सर चाइना ने कैसे खरीदा ऑयल डॉलर में? फिर सवाल है सर चाइना ने कैसे खरीदा ऑयल डॉलर में? सर चाइना ने कैसे खरीदा ऑयल डॉलर में? सर चाइना ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वां सवाल है चाइना ने कैसे खरीदा ऑयल डॉलर में? नहीं, अपनी करेंसी। एक दफा आ जाता है सवाल भाई, तसल्ली होती ना जनाब, भेजी जाओ भेजी जाओ भेजी जाओ, ताकि कोई ना कोई सवाल तो मिलेगा ही। ठीक है ना? नहीं भाईजान अपनी करेंसी में खरीदा उन्होंने, इसलिए चाइना के ऊपर भी सैंक्शंस लगे थे बाद में यूएस की तरफ से कि भाईजान हम उन पे सैंक्शन लगाते फिर रहे, तुम लोग यहाँ पे तेल खरीदते फिर रहे। लेकिन सर उनकी इकोनॉमी इतनी है चाइना की, वो छोटे मोटा बर्दाश्त कर जाते हैं, पाकिस्तानी इतना नहीं बर्दाश्त कर पाते ना। हमारा तो हालात थोड़े से खराब है। थोड़ा सा हमने बात की अभी ईरान की पाइपलाइन के ऊपर, हमें हल्की सी बात छिड़ी है अभी हमने कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे थोड़ा सा हम जरा सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाईजान आपको सोचने पे भी पाबंदी है, ठीक है, सोचें भी ना, इससे पहले कि आपको हम इस काबिल भी ना रखें कि आप सोचें भी, हम पर चुप कर गए। इस तरह ही हुआ था ना जब कश्मीर के ऊपर ओआईसी का इजलास बुलाना था, खान साहब ने कहा जी ओआईसी का इजलास बुलाए, ओआईसी ने इजलास नहीं बुलाया, खान साहब तब गए। आपको पता चला थोड़ा इगोइस्टिक आदमी है खान साहब ने कहा ऐसी की तैसी ओआईसी की हम अपनी ओआईसी बना लेंगे। ठीक है जनाब, वो इन्होंने जनाब ये ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, पाकिस्तान खान साहब, ऊपर से जनाब अर्दोआन और महातीर मोहम्मद, इन चारों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ना इन्होंने कहा कि जनाब हम अपनी ओआईसी बनाने लगे। कुआलालंपुर के अंदर मीटिंग भी फाइनल हो गई। जिस दिन मीटिंग हुई उस दिन जनाब खान साहब पहुंचे ही नहीं, वो तीनों आ गए और खान साहब ही नहीं गए। खान साहब ने उसी दिन कौम से खिताब किया उस दिन के जी हम उम्मत मुसलमान के वसीतर मफाद की खातिर हम ये डिसाइड किया है कि हम उस मीटिंग में ना जाए। भाई आप बताएं ना उनको कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि सरकार आप जरा जाएं और ये 2.5 मिलियन जो एक्सपैट आपका 25 लाख एक्सपैट आपका सऊदीया में काम कर रहा है ना, जो आपको रेमिटेंस भेजता है, ये भी उसी जहाज में वापस ले जाना अपने साथ। आपने सर हम तो मजाक कर रहे थे, तो कैमरा लगा है, ये तो ना आप हरकतें करें कि ना हम तो सर डरे ही किसी के साथ नहीं, हमने तो आज तक वही फैसले किए हैं जो हमने सोचे हैं ना सर। ना हमें याद है वो फैसले जब आपने जनाब हमें लारा लगाया था कि सरकार अब हम जा रहे हैं किधर, मलेशिया, और आप पहुंचे नहीं मलेशिया। जिन्होंने पहुंचना था वो पहुंच गए। सरकार लीडरशिप ऐसी होती है कि जिन्होंने पहुंचना हो फिर वो पहुंच जाते हैं, फिर वो नहीं देखते कि सरकार आगे क्या होगा पीछे क्या होगा। ये मेरी बात समझ आ गई? तो वो सिचुएशन इसी तरह की होती है। अब आप देखें ना अरब वर्ल्ड के अंदर या बाकी उसके अंदर सिचुएशन के, अरब दुनिया का ना एक खासा हुआ करता। अरबी जो थे ना वो इस मामले में बड़े थे, वो भाईजान जो सोच लेते थे ना अड़ जाते थे अपनी बात को, अड़ जाते थे। अगर उन्होंने किसी दुश्मन के साथ एग्रीमेंट कर लिया तो बस एग्रीमेंट कर लिया, बस हमने जुबान दे दी। पता है मक्का से पहले जब आपके पास जो है ना वो हजरत अबू तालिब जो है वो उनकी डेथ हुई है 10th
नबूवत के अंदर, जिसको आमुल हुज़न भी कहते हैं, हजरत बीबी खदीजा की भी डेथ हुई है, तो कत्ल के फतवे जारी हो गए थे अल्लाह के आखिरी नबी के ऊपर। इसी वजह से तो वो उधर गए थे ना ताइफ, कि चलो मैं शायद ताइफ में जाके पहुंच जाता हूं ताइफ के अंदर। वो ताइफ वालों ने भी वहां पे रहने नहीं दिया। अब अंदाजा लगाएं कि मक्का वापस आ नहीं सकते और ताइफ रह नहीं सकते, क्योंकि वहां पे तो उन्होंने पत्थर मारे हैं उनको। तो यहां पर वापस आए तो फिर एक काफिर होता था, मुतिम बिन अदी उसका नाम। मुतिम बिन अदी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तुम मुझे कहते हो तो मैं फिर आ जाता हूं यहां। मुतिम बिन अदी ने अपने सारे 8 बेटे थे, उसके 8 बेटों के साथ फिर वो मैदान में निकला। तो उसने कहा था सर मैंने मोहम्मद को जो है पनाह दे दी। और अरब इस मामले में थे कि सरकार जब एग्रीमेंट हो गया तो एग्रीमेंट हो, अब नहीं होता 3 साल। और फिर जब फतह मक्का हुई थी, राइट, उसके बाद बल्कि गज़वा बदर हुई थी। जब गज़वा बदर में रसूलुल्लाह का एक हदीस है, बुखारी शरीफ में आती है कि जब वो पकड़े थे ना उन्होंने ये कुफार, तो रसूलुल्लाह ने कहा था कि अगर आज मुतिम बिन अदी जो है वो जिंदा होता और मुझे कहता इनको छोड़ दो, मैं छोड़ देता। कि वो इतना लिहाज था उस शख्स का, क्योंकि उनका एक होता था कि एग्रीमेंट हो गया, हो गया एग्रीमेंट हो गया, बाद सामने जुबान दी, वो अपनी जुबान पे पके हुआ करते, जुबान नहीं छोड़ते थे वो। ये जो अमर बिन हशाम था, जो अबू जहल, सरकार वो जुबान पे बैठा होता था ना, और क्या था उसको पता था, बस जुबान कह दी है मैंने कि सरकार मैंने इस्लाम नहीं लाना तो नहीं लाना। वो मारने लगे एक बदर के अंदर उसको, तो बदर में वहां पे बैठे तो कह रहा भाईजान जरा गर्दन जरा नीचे से काटना, ताकि जब नेज़े पे ऊपर आए पता चले कि अबू जहल की गर्दन है। क्योंकि भाई मैं तो जुबान दे बैठा, वो अपने मामले में इस मामले में भाईजान जुबान दे दी है बस। बनु हाशिम एक बहुत बड़ा कबीला होता, वो तो अटैक नहीं कर सकते थे उसके। अल्लाह ताला को भी पता था कि अल्लाह के आखिरी नबी का बनु हाशिम में पैदा होना जरूरी है, क्योंकि कबीला बड़ा है। फिर अबू तालिब भी थे। तो ये सिचुएशन थी। आपको पूरा डायनेमिक्स समझना है कि अरब दुनिया का डायनेमिक्स क्या होता था उस दौर में। ठीक है, जब उन्होंने कह दिया सरकार मैं अपने भतीजे के पीछे खड़ा हूं, तुम लोग कौन, तो खत्म होगी बात। अरबी वहां पीछे, अस्सलाम वालेकुम, भाईजान बात ठीक हो गया। जब वो चले गए, हाँ, फिर उनको पता था कि सरकार अब तो भाईजान जो बंदा प्रोटेक्शन दे रहा था भाईजान वो अब गया। उन्होंने कहा भाईजान अल्लाह माफ कतल कर दो, वो तो फिर सूरत और है। उसके बाद फिर आगे आपको समझ आता है, फिर वहां से वो चले गए जो है वो हिजरत कर गए यसरफ की तरफ, मदीना की तरफ। पूरी कहानी फिर आपको पता है सारी की सारी उसके बाद क्या। लेकिन वो अपनी मामले में अपनी जुबान पर क्या थे, पक्के थे। यहां पर भी ऐसा ही है कि अरबियों ने ये भी कर दिया जनाब एग्रीमेंट हो गया हमारा आपके साथ, वैसियां खोलेंगे, तो वैसियां खोली उन्होंने। फिर ईरानियों ने भी कहा जी वैसियां खोलेंगे, तो खोली। फिर इस मामले में अपनी जुबान में पके, ठीक है। लेकिन है जाहिल, ये मैं मानता हूं। अब इमेजिन करिए 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला ने उतारे, कम बेश कम ज्यादा 1 लाख कर लो यार, ठीक हो गया जनाब। किसी एक पैगंबर का नाम बताओ जो इस इलाके में आए, जो इस इलाके में आए। सारी अरब में उतारी अल्लाह ने। इमेजिन करो, ये आप इतने जाहिल हैं 1 लाख पैगंबरों के बाद, इमेजिन करो तब कितने जाहिल होंगे 1 लाख जब नहीं थे भाई। 1,24,000 के बाद इनका ये हाल है। इमेजिन करो कि जब 1,24,000 नहीं आए होंगे तो तब इनका क्या हाल होगा। ये कितने जहल होते होंगे, जोहला। बात समझ आ रही? ये तो सूरत हाल इस तरह की। मैं तो बल्कि बताता, एक होता है उर्दू जुबान ना बड़ी नफीस सी जुबान। ये बंदा कहता है भजन ये इंसान बहुत जाहिल है, ठीक है। पंजाबी जुबान ने ना इसकी एक सुपरलेटिव डिग्री बनाई हुई है। जाहिल एक होता है कि इंसान जो बेवकूफ होता है उसको कहते हैं जाहिल। एक जो बेवकूफों का भी पियो होता है ना, उसका नाम पता क्या होता है? उसका नाम होता है जहल, ठीक है। यदि जहल है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है जाहिल। ये जाहिल है, जहल है, ठीक है ना। पता चलता है कि यार ये ना कोई 10 कदम आगे है उससे, जेर जबर का ही फर्क है बस। दाजा लगा लिया, ठीक है जनाब। आप बहुत जाहिल इंसान है, तू जहल है, ठीक है जनाब। वो वाला जो साहब किताब है ना, ये वो जहल थे, जाहिल नहीं थे, जोहला। अंदाजा लगाएंगे ये कौन लोग होंगे उस दौर के अंदर। बहरहाल अब इन्होंने आपस में दोस्ती कर ली है, ठीक है जनाब। इन्होंने आपस में कहा है कि जनाब फ्रेंडशिप विद यूएस इज ओवर, नाउ ईरान इज माय बेस्ट। समझ आ गई बात? वो सूरत हाल। सवाल आप अरब स्प्रिंग का कुछ ज्यादा वो इवन तो टॉपिक हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी हम चलो कभी किसी दौर में डिस्कस करेंगे। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी होती है कि जब आप किसी एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल को इतना सप्रेस करना शुरू करें कि वो उनकी बर्दाश्त से बाहर चली जाए सप्रेशन,
तो सरकार, वो लोग ना फिर अपने राइट्स की खातिर हथियार उठा लेते। जब आप लोगों को सप्रेस करते हैं ना अपने राइट्स, उनको राइट्स नहीं मिलते, तो जब आप उनको इतना सप्रेस करें कि उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो फिर वो क्या करते हैं, हथियार उठा लेते हैं। हमारे मुल्क में भी ऐसे ही हो रहा है। लोगों को ना अपने राइट्स की खातिर इतना सप्रेस ना करें कि उनको हथियार उठाने पड़े। हमारे जो लोग हमारी रियासत के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो अरब स्प्रिंग के अंदर थे, कि वो अपनी रियासत के खिलाफ उठे। टुनीजिया के अंदर सबसे पहले स्टार्ट हुआ, टुनीजिया में, वहां से आहिस्ता 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 सारे अरब में शुरू हो गया, जिसको हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। सारे के सारे इकट्ठे हैं ना, थॉट एक जैसी, सारे अरबी हैं, थॉट एक जैसी है। यही तो काउंटर करना था ईरान ने अपना सऊदीया ने अपने मुल्क में भी, कि यार अगर इधर शुरू हो सकता है तो मेरे मुल्क में भी ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ईरान को शुरू में क्या कर दिया, काउंटर कर दिया इस मामले। समझ आ गई बात? अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो क्या हो गया, नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज। ठीक है जनाब, नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज देखिएगा जी। इन February 2023 इब्राहिम रईसी visited China to meet President Xi. Ibrahim Raisi visited China to meet President Xi. क्लियर होगी बात? And the agreement of oil purchase was done between both countries. Oil purchase was done between both countries. The following month, in the following month, Riyadh and Tehran announced. In the following month, Riyadh and Tehran announced that they have decided to re-establish their ties. They have decided to re-establish their ties. समझ आ गई बात? तो ये आइडिया जो है वो उनका इस तरह हुआ, और सारा कुछ जो है वो एक बैकग्राउंड हमें समझ लिया कि सऊदी ईरान रिलेशंस का क्या था। अब हेडिंग डालिएगा, रीजंस ऑफ दीतांत बिटवीन बोथ कंट्रीज। दीतांत कहते हैं गुड रिलेशंस, ये फ्रेंच वर्ड है दीतांत। दीतांत, रीजंस ऑफ दीतांत बिटवीन बोथ कंट्रीज, या गुड रिलेशंस बिटवीन बोथ कंट्रीज, रीजंस ऑफ रिप्रोचमेंट बिटवीन बोथ कंट्रीज, जो मर्जी लिखिए। रीजंस ऑफ दीतांत बिटवीन बोथ कंट्रीज। एक तो रीजन बड़ा सिंपल सा है, यूएस सैंक्शंस के बाद ईरान की इकोनॉमी का बुरा हाल था। जब ईरान की इकोनॉमी का बुरा हाल था तो ईरान को सपोर्ट चाहिए थी। जब ईरान को सपोर्ट चाहिए थी तो ये जो इकोनॉमी का बुरा हाल था और ईरान को सपोर्ट चाहिए थी, दिस पुश्ड ईरान टू लोअर इट्स टोन। बात समझ आ रही? वो जो ईरान की टोन थोड़ी लोअर हुई है ना, वो सिर्फ ये थी क्योंकि यूएस के सैंक्शंस लगे हुए थे और ईरान को सपोर्ट भी चाहिए थी। मेरी बात समझ आ रही है? ये एक आइडिया था, और अल्टीमेटली फिर यहां से उनको एक पुश मिल गया एक्स्ट्रा, जो कि उनको हेल्प आउट किया उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। वो सारी की सारी सिचुएशन इकट्ठी हुई, कल्मिनेट हुई इनटू द दीतांत ऑफ द रिलेशंस बिटवीन बोथ कंट्रीज। पहला पॉइंट लिखते हैं, लिखिएगा जी। द यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान pushed Iran in economic turmoil. Pushed Iran into economic turmoil. Resultantly, the pro-US Muslim countries, the pro-US Muslim countries were against Iran. Were against Iran. Full stop. Hence, Iran required
support of the world community. Iran required the support of world community to counter US sanctions. Iran required support of the world community to counter US sanctions. This pushed Iran to withdraw its strong reaction. This pushed Iran to withdraw its strong reaction. This pushed Iran to withdraw its strong reaction. समझ आ गई बात? नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, बाइडेन जब से पावर में आई थी ना, वो सऊदी को गालियां ही दे रहे थे। खास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान को वो गालियां देते थे ऑन द किलिंग ऑफ जमाल खशोगी। जमाल खशोगी एक जर्नलिस्ट था, रहता अमेरिका में था वो सऊदी, और सऊदी गवर्नमेंट में खास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ वो बहुत बोलता था और बहुत लिखता था। मोहम्मद बिन सलमान को तप थी उस पर, बात समझ आ रही? उनको बड़ी तप थी उसके ऊपर कि यार ये बंदा हमारे मुल्क का है, रहता अमेरिका के अंदर है और जनाब ये लिखता है। अमेरिका वो बार बार कहते थे इसको जनाब लगाम दो। अमेरिका कहता भाई जान हमारे मुल्क में तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप जो मर्जी बोलते जाए, जो मर्जी करते जाए। समझ आ गई बात? उन्होंने कहा कि ठीक है। सऊदी ने रियलाइज किया कि भाई ठीक है, फिर चलो हम कोई और तरीका आजमाते हैं। वो जमाल खशोगी को पता चला कि जमाल खशोगी साहब जनाब तुर्की आए हुए हैं, तो उनमें कोई मतलब उनका कोई मसला था सऊदी काउंसलेट में। तो जमाल खशोगी जनाब इस्तांबुल आए हैं सऊदी काउंसलेट के अंदर अपनी बीवी को लेकर। अब वीडियो फुटेज क्या है, बीवी बेचारी गाड़ी में बैठी है, जमाल खशोगी साहब अंदर चले गए हैं उसके क्या नाम है काउंसलेट के। 2 घंटे हो गए, जमाल खशोगी साहब नहीं वापस आए। अब वो बीवी बेचारी अंदर गई है पता करने के लिए, जी जमाल खशोगी तो है ही नहीं। वो जनाब ढूंढती फिर रही है जनाब, और मेसी में जमाल खशोगी है ही नहीं, गायब गायब सारा कुछ। वो कहे कि यार मेरे सामने वो अंदर क्या भजन आए ही नहीं, यहाँ पे तो आए ही नहीं, तो मुकर गए सारे के सारे, तो आए ही नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में ऐसी चीजें पता चली कि आप हैरान हो कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान ने बकौल अमेरिका के, मोहम्मद बिन सलमान ने बंदे भेजे जो कि सऊदी एम्बेसी के अंदर मौजूद थे। जमाल खशोगी जैसे यूएस अपना सऊदी एम्बेसी में दाखिल हुआ, उन्होंने जमाल खशोगी को पकड़ा, उसको गला दबा के मार दिया और उसको तेजाब के ड्रम में फेंक दिया। 2 घंटे के अंदर उसकी बॉडी बिल्कुल डिसॉल्व हो और तेजाब का ड्रम उन्होंने डोला और जनाब अस्सलाम वालेकुम और फ्लाइट पकड़ी और सऊदीया वापस। बंदे ढूंढते फिर रहे हैं कि सरकार बंदा किधर गया। आप अंदाजा लगाएंगे ये काम, मतलब आप अंदाजा, मिले ही कुछ नहीं, हड्डियां तक गला दी उन्होंने उसको, ये काम किया उन्होंने। और वो अमेरिका तो जनाब की जी हमारा सिटीजन था जमाल खशोगी और ये वो फलां, उसी की जनाब बातें कर रहे थे। एक दिन पहले बयान दिया प्रेसिडेंट बाइडेन ने, अगले दिन वो सऊदीया के विजिट पे आ गए। तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा भाईजान अस्सलाम वालेकुम आ जाओ, आप जो जनाब वहां पे बैठे बातें कर रहे हैं ना मेरे खिलाफ, ठीक है जनाब। सऊदीया को रियलाइज हुआ कि भाई अमेरिका हमारे खिलाफ इसलिए बातें करता है क्योंकि हम अमेरिका पे कहीं ना कहीं क्या है, थोड़े से डिपेंडेंट है। हमें अमेरिका की डिपेंडेंसी से निकलना पड़ेगा। अमेरिका किस चीज का फायदा उठाता है कि हमारी किसके साथ नहीं बनती, ईरान के साथ। अगर इनके साथ हम दोस्ती करें तो अमेरिका की जरूरत हमें नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इब्राहिम रईसी साहब आ जाओ। ईरान अपना सऊदीया वांटेड टू एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन and they wanted to move away from the US influence. That is why they wanted to expand their security interests. And they were totally dependent on security by the United States of America. And because US was anti-Iran by default, that is why their narrative of anti-Iran was prevailing in Saudi as well. Mohammed bin Salman, when he decided to move away from the US influence, decided to settle relations with Iran, so that they have no more bad relations with Iran and they will not be dependent on United States of America anymore. मेरी बात समझ आ रही भाई? हमें जरूरत ही नहीं रहेगी उनकी, किसके खिलाफ मजाइल दे रहे हैं, इनके खिलाफ, इनकी से हम दोस्ती कर लेते हैं। हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम आपसे तेल नहीं खरीदेंगे, ना खरीदें, चाइना खरीद रहे। चाइना कहता है हम डबल कर देंगे जनाब। इस वक्त करंटली चाइना सबसे ज्यादा तेल खरीदा है रशिया से, सेकंड नंबर पे आता है यूएस, अपना सऊदीया सेकंड नंबर पे सऊदीया था। चाइना का 12.2 मिलियन बैरल्स पर डे का
कंजम्पशन है तेल की चाइना की, 12.2 मिलियन बैरल्स पर डे। उसमें से मेजॉरिटी वो किससे खरीदते हैं? रशिया से, सेकंड नंबर पे सऊदीया से, और उसमें से 1.5 वो किससे खरीदते हैं? ईरान से, जो कि तकरीबन 90% ऑफ तेल है जो ईरान बेच रहा है इस वक्त करंटली। ईरान भी उनके कहने में है, सऊदीया भी उनके कहने के अंदर है। रिप्रोचमेंट बड़े आराम से हो जाती है। समझ आ गई बात? नोट करें। सऊदीया वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, Saudi was very frustrated for last 2 years in working with the Biden administration. Was very frustrated for last 2 years in working with the Biden administration, which led Saudi to diversify, their security partners, क्लियर? नंबर 3 आप लिख लें, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी ये पॉइंट हम लिखने लगे। मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। चाइनीज प्लान of regional integration through Belt and Road Initiative, Chinese plan of regional integration through BRI, Belt and Road Initiative, cannot be achieved without economic integration, लाइन लिखी। चाइनीज प्लान ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन थ्रू BRI कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिक्वायर्स पीस एंड इंटरडिपेंडेंस। Economic integration requires peace and interdependence. लिख लिया? अब इस पॉइंट को दोबारा पढ़ें। Chinese plan of regional integration through BRI cannot be achieved without regional integration, economic integration, and economic integration cannot be achieved without peace and economic dependence. इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक डिपेंडेंस एक ही बात। इंटरडिपेंडेंस ही तब होगी जब इकोनॉमिक डिपेंडेंस होगी, तब इंटरडिपेंडेंस होगी ना एक दूसरे की। एक ही बात है, दो जो मर्जी लिख लें, इंटरडिपेंडेंस लिख लें, इकोनॉमिक डिपेंडेंस लिख लें। चाइना का प्लान है कि वो BRI के जरिए ना रीजन को आपस में जोड़ना चाहता है। जिस रीजन को वो आपस में जोड़ना चाहता है वो रीजन तभी जोड़ेगा आपस में जब रीजन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगा। अगर रीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो रीजन आपस में नहीं जुड़ेगा। इनको आपस में जोड़ने के लिए जरूरी है कि इनके दरमियान में ट्रेड करवाई जाए, इनके दरमियान में इकोनॉमी को बेहतर किया जाए, ताकि एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट। मेरी बात समझ आ रही? जब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए अल्टीमेटली तो रीजनल इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगी। एक बंदा जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उसके साथ चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कम है। ग्लोबलाइजेशन जो है ना, एक तरफ अगर दुनिया के अंदर फायदा दे रही है कि कंट्रीज एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन से इंटरडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, फासले कम होते जा रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, तो सर ग्लोबलाइजेशन का दूसरा नुकसान पता क्या है? इससे आपके पास ना कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ रहे हैं। जितनी कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे उतने ही चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे। मैं अगर किसी राह चलते बंदे के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं हूं तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है उसके साथ। मेरा कॉन्फ्लिक्ट कब है उसके साथ? जब मैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो अब जब हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे तो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट तब होंगे जब हमारी आपस में ट्रेड शुरू होगी। ट्रेड तो हो ही नहीं रही हमारी, क्योंकि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, सऊदीया और ईरान। इनको आपस में इकट्ठे बिठाना जरूरी है। जब इकट्ठे बैठेंगे तो रीजनल इंटीग्रेशन हो जाएगी। रीजनल इंटीग्रेशन के लिए इन दोनों का इकट्ठे बैठना
जरूरी है, चाइना ने यही काम किया। जब आपने इस कमरे को और उस कमरे को, आप चाहते हो कि इन दोनों की आपस में ट्रेड शुरू हो, तो जाहिर बात है आपको इन दोनों के दरमियान के मसलों को क्या करवाना पड़ेगा, डिसॉल्व। दोनों के मसले डिसॉल्व हो जाएंगे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ट्रेड शुरू हो जाएगी, और ट्रेड करनी इन्होंने आपके साथ ही है। तो सबसे ज्यादा तेल आप ही खरीद रहे हैं इनके साथ, तो इन दोनों की आपस में दोस्ती होगी तो आपकी ट्रेड भी बढ़ेगी, फायदा आपको ही होगा। इनकी आपस में नहीं बनती होगी, ट्रेड नहीं बढ़ेगी, नुकसान भी आपको होगा। तो आप चाहते हो कि यार इन दोनों कमरों के साथ मेरी ट्रेड बढ़े, तो जब आप चाहते हो कि मेरी ट्रेड बढ़े, मैं हूं चाइना, अगर मैं चाहता हूं कि सऊदी और ईरान के साथ मेरी ट्रेड इंक्रीज हो, तो मुझे सऊदी और ईरान को आपस में भी क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट चाइना डिड, बिकॉज चाइना वांटेड टू अचीव रीजनल इंटीग्रेशन, एंड रीजनल इंटीग्रेशन कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिक्वायर्स पीस एंड इंटरडिपेंडेंस। जब आप पीसफुल होंगे और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाएगी। क्लियर होगी बात? ये 3 रीजंस हैं, बाकी रीजंस अगली क्लास में। क्लियर होगी बात जी? आइडिया क्लियर हो गया? तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई या विच लेड टू द सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट, जो कि अभी चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन वो मजीद आगे से आगे जो है वो चलती जाएगी। नो फर्क। So what can Pakistan do in reducing tension between the two countries? भाईजान अब टेंशन खत्म हो गई है। पास पेपर में सवाल आया था हम क्या कर सकते हैं, ठीक है जनाब। अब तो हम कुछ ही नहीं कर सकते जब टेंशन ही खत्म हो गई है। हम तो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक हम तो कुछ भी नहीं कर सके। जो किया है चाइना ने किया, ठीक है जनाब। नहीं कर देंगे, कोई मसला नहीं। पास पेपर में तो तब की बात है ना कि अल्टीमेटली जो है वो हम कुछ नहीं कर सके। जी सर, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड चाइना इफ चाइना बिकम द सुपर पावर? वो करते हैं भी डिस्कस, यमुना इसको करते हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस ना, कि नुकसान क्या हो सकता है। देखें, जब आप देखें पॉइंट को अंडरस्टैंड करें, अगर आप दुनिया में कोई वर्ल्ड पावर आएगी, जारी बात है उसका आपके पास ना वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा। तो हमने ये भी तो देखना है ना कि अगर चाइना वर्ल्ड पावर बन जाता है तो उसका वर्ल्ड ऑर्डर और यूएस के वर्ल्ड ऑर्डर में क्या फर्क होगा। तो कुछ मसले उसमें भी हैं चाइना के वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, उसको इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर